students, welcome all of you in your geography classes, and I hope all of you are doing your studies regularly and pay attention toward your studies as a sincere student. Students, आपके पेरेंट्स एंड टीचर्स आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो चाहते हैं कि आपका फ्यूचर है वो ब्राइट हो, एंड आपके पेरेंट्स की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है आपके साथ में, और दैट कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहते हैं। सो फॉर योर ब्राइट फ्यूचर यू हैव टू वर्क हार्ड एंड पे अटेंशन टू ऑल योर स्टडीज। विद दिस होप, let's start today's session. We already started the chapter primary activities, and in primary activities we already read the agrarian, pastoralism, agriculture, and in agriculture we read about the subsistence agriculture and plantation. So today we start with the extensive commercial grain cultivation. Extensive commercial grain cultivation. These are called the grassland. ये जो cultivation है grassland में किया जाता है, and practiced in interior parts of semi arid. ये semi arid region है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, और लैटिट्यूड में जो सेमी एरिड एरियाज हैं, जो ग्रास लैंड है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस करी जाती है, इस टाइप की कल्टीवेशन करी जाती है। एंड इन ग्रास लैंड के डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम है, और ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो एक बार देख लेते हैं। कैनेडियन एंड अमेरिका, यूएसए में एंड कनाडा में इन्हें प्रेयरीज कहा जाता है। इन ग्रास लैंड को प्रेयरीज कहा जाता है। पंपास कहा जाता है अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में। वेल्ट्स कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, वेल्ट कहा जाता है। और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का वो पार्ट जो कंबाइन है, वहाँ पर इन्हें स्टेपीज कहा जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में अगेन वेल्ट्स कहा जाता है, एंड न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी कहा जाता है। और मेनली यहाँ पर जो ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज वीट। तो ग्रास लैंड में जो मेन प्रोडक्शन होता है वो वीट का होता है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में फार्म का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो खेतों का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्रॉप्स यहाँ पर वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड ड्राई, ये क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती है। सेमी एरिड रीजन में इनका प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है। मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज फार्म के साइज बहुत लार्ज है, इसलिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। एंड लेबर जो एफर्ट्स हैं वो कम इसमें यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मशीन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। यील्ड पर पर्सन इज हाई, जो प्रोडक्शन होता है पर पर्सन अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कम पीपल लगे हुए हैं फार्मिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ज़्यादातर काम मशीन से हो रहा है। तो अगर कम पीपल लगे हुए हैं, सो अगर कम लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर वर्क में, तो उसको हम बोलेंगे कि पर यील्ड ज़्यादा है। एंड टोटल यील्ड भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ फार्म। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ extensive commercial grain farming. Next type of farming is mixed farming. In mixed farming, both the activities, animal husbandry and cultivation works took place together. दोनों एक साथ किए जाते हैं, and practiced in highly developed parts of world. वर्ल्ड के हाईली डेवलप्ड जो एरियाज हैं वहां पर ये कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो पार्ट है जो वहां पर। देन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कल्टीवेशन किया जाता है, एंड नॉर्दर्न अमेरिका में भी ये कल्टीवेशन किया जाता है। फार्म का जो साइज है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फोकस फार्म एक्टिविटी पर नहीं है, बल्कि एनिमल रियरिंग भी हो रही है साथ में। वीट, बार्ले, ओट्स एंड मेज, ये मोस्ट कॉमन क्रॉप है जो यहाँ पर उगाई जाती है। फॉडर क्रॉप भी उगाई जाती है। फॉडर क्रॉप किस लिए? क्योंकि एनिमल रियरिंग भी हो रही है, तो एनिमल्स के लिए फॉडर भी, जो चारा जिसे कहा जाता है पशुओं के लिए, फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती है। एंड मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल कर फसलें उगाना। क्रॉप रोटेशन क्यों की जाती है? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। जैसे कि आपने कोई भी वीट उगाया है, उसके बाद में आपने कोई पल्सेस उगा दी वहां पर, क्योंकि जो पल्सेस हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं उसमें, तो वापस से सॉइल में नाइट्रोजन आ जाता है। तो आप ऐसी क्रॉप्स उगाएंगे जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, उसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। एंड इंटरक्रॉपिंग, आप 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स हैं वो एक साथ ही उगा सकते हैं, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। एंड क्रॉप रोटेशन भी बदल बदल कर फसलें लगाना, मतलब कि आप सॉइल की फर्टिलिटी वापस से लाना चाहते हैं। एंड इस टाइप की फार्मिंग में केमिकल्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है।
होता है नेचुरल मैन्योर का भी होता है, क्योंकि एनिमल्स है तो नेचुरल मैन्योर की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो नेचुरल मैन्योर का भी यूज किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए। एंड मशीन्स का यूज किया जाता है, मशीन्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है काफी। एंड इस टाइप की फार्मिंग एक्टिविटी को करने के लिए स्किल्ड फार्मर्स की जरूरत होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें दो एक्टिविटी एक साथ संभालनी है, मतलब हस्बेंड्री भी हो रही है, पशुओं को भी देख रेख करी जा रही है, एंड कल्टीवेशन का वर्क भी हो रहा है। सो इन मिक्स्ड फार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्सिंग यानी कि दो एक्टिविटी एक साथ हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री एंड कल्टीवेशन वर्क। नेक्स्ट वन इज डेयरी फार्मिंग। We are discuss here the types of agriculture, और एग्रीकल्चर में एनिमल रियरिंग इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सो जरूरी नहीं कि किसी क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में बताया जाए एग्रीकल्चर में, एनिमल रियरिंग है, इट इज आल्सो इंक्लूड इन एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में आपको नाम से ही पता चल रहा है एडवांस टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं उनका जाता है एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में। हाईली कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। हाईली कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव मीन्स कि लेबर भी इसमें ज्यादा चाहिए एंड कैपिटल, इसमें बहुत सारा मशीन्स के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए, तो मशीन्स का यूज भी हो रहा है और लेबर का भी यूज हो रहा है इंटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा। एनिमल शेड, फीडिंग एंड मिल्किंग मशीन अब एड टू द कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में जो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि एनिमल को रखने के लिए शेड, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी, प्रॉपर उनके लिए शेड है, जो भी उनके रहने के लिए जगह बनाई जाती है, एनिमल शेड। फीडिंग के लिए एंड मिल्चिंग के लिए मशीन्स यूज करी जाती है। सो कहेंगे कि इस टाइप की जो फार्मिंग है इसमें काफी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी करना पड़ता है। नो ऑफ सीजन, कोई ऑफ सीजन नहीं होता है कि क्रॉप का जैसे ऑफ सीजन होता है कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर ही क्रॉप उगाई जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल रियरिंग है उसका कोई भी ऑफ सीजन नहीं होता है। कैटल हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज, जो कैटल्स हैं उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, वेटनरी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी जाती है टाइम टू टाइम, ताकि किस कैटल्स हैं उनको डिजीज ना हो, क्योंकि अगर एक कैटल को डिजीज हो जाएगी तो स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। सो इनकी जो हेल्थ है उस पर काफी ध्यान दिया जाता है। प्रैक्टिस्ड नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जो अर्बन एरिया उनके पास में होती है डेयरी फार्मिंग, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में जो प्रोडक्ट हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो पर्शिबल होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो अर्बन एरिया में एंड इंडस्ट्रियल एरिया में के पास में डेयरीज लगाई जाती हैं। और जो चीज़ें मस्ट हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए अच्छा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम होना चाहिए, एंड पेस्चराइजेशन प्रोसेस है वो मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज मिल्क है वो ट्रांसपोर्ट होते होते ही खराब हो जाता है। एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी ऑफ, इन चीज़ों ने ड्यूरेबिलिटी बढ़ा दी है पर्शिबल गुड्स की, जो चीज़ें जल्दी खराब हो सकती थी अब वो खराब नहीं होगी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन हुआ है, क्योंकि पेस्चराइजेशन हुआ है उनका। सो अब ट्रांसपोर्ट इतना फास्ट हो गया है कि जो पर्शिबल गुड्स है उनको खराब होने से पहले ही टाइम पर सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। सो डेयरी फार्मिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन कैनेडा, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में एंड कनाडा में ये डेयरी फार्मिंग की प्रैक्टिस है, ये बहुत ज़्यादा करी जाती है। नेक्स्ट इज मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है ये, मेडिटेरियन सी के आसपास किया जाता है। हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है ये, एक स्पेशल टाइप का कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। प्रैक्टिस्ड इन मेडिटेरियन सी इन यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर करा जाता है ये एग्रीकल्चर? मेडिटेरियन सी, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो इस पोर्शन में यहाँ पर ये कल्टीवेशन किया जाता है। एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एंड इन दिस रीजन ये प्रोडक्शन किया जाता है। विटिकल्चर, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को उगाया जाता है, उसे कहते हैं विटिकल्चर। मेडिटेरियन रीजन में विटिकल्चर करा जाता है, जिससे कि ग्रेप से वाइन्स बनती हैं। जो इन्फीरियर ग्रेप्स होते हैं, यानी कि वो ग्रेप्स जिनमें ज़्यादा जूस नहीं है, उनसे रेजिन्स, जो किशमिश एंड कुरेंट्स, जो मुनक्खा होती है वो बनाई जाती है ग्रेप्स को सुखा करके। एंड सीट्रस फ्रूट्स भी इन रीजन में उगाए जाते हैं। तो इन रीजन में मेनली जो सीट्रस जूसियस जो फ्रूट्स हैं वो होते हैं। एंड
वैल्यूएबल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं रीजन में विंटर्स में, जिसकी की नॉर्दर्न अमेरिका में इन क्रॉप्स की काफी डिमांड होती है। सो दीज आर द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, जो मेडिटेरियन के आसपास में है एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन में ये कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग करी जाती है, फ्लावर्स उगाए जाते हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। इस टाइप की फार्मिंग में वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर का प्रोडक्शन किया जाता है और ये प्रोडक्शन अर्बन मार्केट में सेल करने के लिए होता है। सो फार्म्स आर स्मॉल, फार्म्स स्मॉल हैं और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के से जुड़े हुए होने चाहिए, लिंक विद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्योंकि फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, उनको जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अर्बन सेंटर से वहां पर इन्हें भेजना है। इस टाइप की फार्मिंग में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो फार्म्स है वो काफी स्मॉल होते हैं, तो ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। एंड ये डेंसली पॉपुलेटेड जो नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ की जो डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। नीदरलैंड है वो फ्लावर कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस है, स्पेशलाइज्ड इन फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स नीदरलैंड से आते हैं एंड टुलिप जो फ्लावर है उसके लिए नीदरलैंड फेमस है। कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन करने के लिए, तो इस टाइप की जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है उसको ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ट्रक में लोड करके और जल्दी से जल्दी मॉर्निंग तक है वो पहुंचाया जाता है अर्बन मार्केट्स में। तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं ट्रक वेजिटेबल्स को ले जाने के लिए, उनको सुबह तक पहुंचानी होती है वो वेजिटेबल्स जो अर्बन मार्केट से वहां तक, तो जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वेजिटेबल्स पहुंचाने के लिए, इसलिए उनको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है, वेजिटेबल का जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहां पर। Next type of agriculture is cooperative farming. Cooperative farming means groups of farmers from cooperative societies pool their resource for more efficient and profitable farming. कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली अपनी फार्मर्स ने मिलके, क्योंकि उनके पास में स्मॉल पीस ऑफ लैंड थे और वहां से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो अब इन्होंने क्या करा कि सारा जो लैंड है सारे इकट्ठे इन्होंने कल्टीवेशन उनका करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करा है? ताकि इनको प्रॉफिट हो ज्यादा। बेल्जियम, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग करी जाती है जिन्हें कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। अब ये प्रोडक्शन करके जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है फार्म्स पर, वो सारा प्रोडक्शन करके उसको सेल करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर कर लेते हैं। हेल्प्स फार्मर, इसने हेल्प करी है फार्मर की टू प्रोक्योर ऑल इम्पोर्टेंट फार्मिंग इनपुट्स। अब किसी के पास में अगर मशीन नहीं थी और अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं तो अभी वो मशीन का यूज कर सकते हैं। सेल प्रोडक्ट्स एट द मोस्ट फेवरेबल प्राइस, जहां पर उनका अच्छा प्राइस मिलेगा अपने प्रोडक्शन का, वहां पर वो उसको सेल करेंगे। जैसे अगर हम इंडिया में एग्जांपल लें, अमूल जो मिल्क कंपनी है अमूल, उसमें पहले एक थर्ड पर्सन होता था डीलर, वो कंपनी तक मिल्क पहुंचाता था, तो जो फार्मर्स थे उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था। तो अब उन्होंने जो मिडल मैन था उसको हटा करके डायरेक्ट कंपनी को मिल्क वो प्रोवाइड कराने लगे। तो मिडल मैन है उसका रोल बीच में से खत्म हो गया और ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर बन गया कि जो रॉ मटेरियल सप्लायर हैं और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो वैसे ही कोऑपरेटिव फार्मिंग में है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है फार्मर्स ने, एक साथ मिलकर इकट्ठा वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर कर रहे हैं। सो इस तरह से प्रॉफिट के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग करी जाती है जहां पर स्मॉल पीस ऑफ लैंड होते हैं। एंड डेनमार्क इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। डेनमार्क में हर एक फार्मर है वो कोऑपरेटिव का मेंबर है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग इज सिमिलर एज कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरह ही है। इसमें भी सारे जो फार्म्स हैं उनको पूल करके फिर कल्टीवेशन होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये गवर्नमेंट जो टारगेट फिक्स करती है, ये जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है कलेक्टिव फार्मिंग। सो सोशल ऑनरशिप होती है इसमें। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिव लेबर, यहाँ पर जो प्रोडक्शन का मीन्स है वो सोशल ऑनरशिप है। मतलब कोई भी जैसे पंचायती जमीन पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, सब लोग मिलके कर रहे हैं और जो प्रॉफिट है फिर उसको शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिसोर्स है किसने प्रोवाइड कराए हैं? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं। कलेक्टिव लेबर्स, और सब लेबर हैं वो कलेक्टिव फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। कोलकोज मॉडल था सोवियत यूनियन का।
15 जो रिपब्लिक्स थी, यूरोपियन कंट्रीज थी 15, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। वहां पर उन्होंने 1928 में एक मॉडल दिया था, कोलकोस मॉडल, जिसमें कहा गया था कि फार्मिंग जो मेथड है उनको कैसे इम्प्रूव करा जाए। उसमें एक कलेक्टिव फार्मिंग का आइडिया भी था। फार्मर्स पूल इन ऑल देयर रिसोर्स, उनके पास जितने भी रिसोर्स हैं उनको पूल करेंगे वो, एंड अलाउ है उनके पास में कि अगर कोई स्मॉल प्लॉट भी है तो आप उसमें भी प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए। मतलब कलेक्टिव जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अलावा अगर आपके पास में और छोटे फार्म है तो आप वहां पर अपनी जो पर्सनल कल्टीवेशन है वो कर सकते हैं अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। कलेक्टिव फार्मिंग में इट सेट्स ईयरली टारगेट, एक ईयरली टारगेट कि कितना प्रोडक्शन आपने करना है जो आपने कलेक्टिव लैंड पर जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेट करती है। एंड फार्म प्रोडक्ट इज सोल्ड टू स्टेट एट फिक्स प्राइस, और गवर्नमेंट को ही एक फिक्स प्राइस जो गवर्नमेंट ने कर रखा है उस पर गवर्नमेंट को ही सेल उसको बेचा जाएगा फार्म प्रोडक्ट्स को। जबकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको जहां पर फेवरेबल प्राइस मिल रहा है आप वहां पर उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में आप गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस पर उसको सेल करेंगे। सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या फिर आप उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। फार्मर्स हैड टू पे, और जो फार्मर्स हैं उनको टैक्स देना पड़ता है, फार्म प्रोडक्शन पर टैक्स वो देंगे, जितना उनका प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से वो टैक्स पे करेंगे। और अगर उन्होंने कोई मशीन हायर करी है तो उसके लिए भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। Next primary activity is mining. Mining is also included in primary activity because माइनिंग में भी नेचुरल जो रिसोर्स है उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अर्थ सरफेस से हम नेचुरल जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उनकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई माइनिंग इज इंक्लूड इन द प्राइमरी एक्टिविटी। माइनिंग है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर कि माइनिंग होगी या नहीं होगी, तो उस फैक्टर्स में सम आर फिजिकल एंड सम आर इकोनॉमिकल। फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले कि कौन से मिनरल फाउंड हो रहे हैं कौन सी जगह पर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद में साइज, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, एंड डेप्थ ऑफ डिपॉजिट, जो मिनरल आपको मिल रहे हैं वो कितने डेप्थ में मिल रहे हैं, मतलब इकोनॉमिकली वो फेजेबल है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल, डिमांड कितनी है, कोई मिनरल मिल रहा है उसकी डिमांड कितनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सट्रैक्शन कर दिया लेकिन उसका कोई यूज नहीं है और डिमांड नहीं है, तो डिमांड। देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप जिन फील्ड से माइनिंग करेंगे वहां से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, टेक्नोलॉजी हो आपके पास में, मशीन्स हो एंड लेबर हो आपके पास में मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो दीज आर फिजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर दैट ऑन दैट माइनिंग इज डिपेंड। एंड नेक्स्ट वी विल क्लासिफाई द माइनिंग इनटू टू पार्ट्स। एक माइनिंग होती है ओपन कास्ट माइनिंग, जिसे सरफेस माइनिंग भी कहा जाता है। जब हमें मिनरल्स मिल रहे हैं अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में, तो वहां उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ज्यादा मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिंपल तरीके से आप मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये चीप होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए भी अच्छा होता है, एंड इसका जो आउटपुट होता है वो ज्यादा लार्ज होता है, मतलब आप ज्यादा मिनरल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अंडरग्राउंड या शाफ्ट मेथड। इसमें मशीन्स का यूज किया जाता है, आपको अंडरग्राउंड में आपको सरफेस से काफी नीचे जाकर फिर कोई मिनरल मिलता है, उसके लिए लिफ्ट्स हैं, ड्रिल्स हैं, उनका यूज किया जाता है। एंड जो वर्टिकल शाफ्ट है वो आपको बनाने पड़ेंगे जिसमें कोई पर्सन है वो नीचे जाएगा और उसके बाद में एक्सट्रैक्शन होगा। ये सेफ्टी पर्पज से काफी रिस्की है। एंड माइनिंग इज ऑल्सो नॉन एज किलर इंडस्ट्री, माइनिंग को किलर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सो दीज आर सम प्राइमरी एक्टिविटीज दैट आर डिस्कस्ड इन दिस chapter. So more clarification, read the chapter from your NCERT book, and I hope all of you understand the chapter very well, and if you have any doubt then revise with the help of your notes, and stay at your home, stay safe and make your timetable, be punctual towards your timetable, do your work on time. Best of luck for your studies. Thank you.